फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दोस्तों आपने जो प्यार स्नेह हमें दिया, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही शानदार रहा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा का अपना ही एक महत्व है। आज के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। दोस्तों अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक कल था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें हमने पढ़ा था उनके अभियानों के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा अपरांगय और नागार्जुन का अंत 1178 ईस्वी में। उसके पश्चात हमने पढ़ा भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी। उसके पश्चात हमने पढ़ा महोबा विजय, वह भी 1182। तत्पश्चात जयचंद गढ़वाल और चौहान संघर्ष पड़ा था, जिसका कारण रही सहयोगिता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तुर्कों से संघर्ष। देखिए तुर्कों से संघर्ष पढ़ेंगे आज हम। हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष किससे होगा, तुर्कों से। तुर्कों से संघर्ष में तुर्क शासक या तुर्क सूबेदार कौन थे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन थे। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का नाम था मोइजुद्दीन बिन साम। मोहम्मद गोरी के लिए जब हम पढ़ते हैं तब बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी गजनी से हिंदुस्तान आते हैं, पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए हरियाणा पहुंचते हैं और 1191 में तबर हिंद अर्थात भटिंडा पर आक्रमण किया और उसे जीतने के पश्चात वहां का किला अपने काजी जियाउद्दीन को दे दिया। भटिंडा के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों वह युद्ध कौन से सन में होगा, 1191 ईस्वी में। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास का, तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हम पढ़ रहे हैं। तराइन कहाँ पर है, हरियाणा में, करनाल में। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है किस किस के बीच, पृथ्वीराज तृतीय और किसके बीच में लड़ा जाएगा दोस्तों, मोहम्मद गोरी के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध का परिणाम निश्चित ही हम जानते हैं, निश्चित तौर से इस युद्ध में विजेता कौन रहते हैं, PRC3। PRC3 का मतलब है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजेता रहते हैं। इस युद्ध का एक बड़ा ही खूबसूरत दृश्य वर्णित किया गया, जहां पर ये लिखा गया है कि दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय पर मोहम्मद गोरी ने भाला फेंका और उनके आगे के दो दांत टूट गए और बदले में गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया और वो घायल हो जाता है और उसके साथी फिर भी उसे सकुशल बचाकर ले जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। विजय श्री किसे मिली है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। उसने भागती हुई या लौटती हुई मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं किया या उनसे कोई हर्जाना नहीं वसूला। मोहम्मद गोरी यहाँ से चले जाते हैं और जाकर 1 साल तक तैयारी करते हैं और अगले वर्ष 1192 ईस्वी में वापस से एक युद्ध होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध दो इन सेम पर्सन होंगे दोनों, वही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध से पहले एक जो घटना बताई जाती है वो आपको बताना चाहूंगी। बताया गया कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को एक संदेश भिजवाया, जिसमें उसने ये लिखा कि मोहम्मद गोरी लिखता है पृथ्वीराज चौहान को कि आप या तो इस्लाम स्वीकार कर लें या मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। पृथ्वीराज चौहान ने प्रत्युत्तर लिखा कि हमारी मुलाकात अब युद्ध स्थल पर होगी, मैं इस्लाम नहीं स्वीकार करता। तब जाकर के अगला युद्ध होगा। वह युद्ध कौन सा है, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी को जब पृथ्वीराज चौहान का उत्तर मिलता है तो उसे समझ में आ गया
कि पृथ्वीराज चौहान को हराना मुश्किल है, इसलिए उसने साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग करते हुए युद्ध स्थल पर पहुंचने के बाद युद्ध न करने के स्थान पर संधि की बात कही। और यह बात जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को पता चलती है तो वहां सेना में जश्न का माहौल हो जाता है और सैनिक रात भर खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। और मोहम्मद गोरी की सेना रात भर तैयारी करती है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक सोए थे या नित्य क्रिया के लिए गए हुए थे, उस समय गौरी की सेना ने उन पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना एकत्रित नहीं हो पाई या उनका सामना नहीं कर पाती है और वो लोग हार जाते हैं। ऐसा बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान भाग निकला और सिरसा नामक स्थान पर पकड़ लिया जाता है। इतिहास में ये घटना वर्णित है, लेकिन अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात मानते हैं तो घटना चक्र कुछ अलग प्रकार का रहेगा। पृथ्वीराज रासो की बात यदि आप करते हैं तो पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसे किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे और उनके बचपन के दोस्त थे। इनके लिए लोग लिखते हैं या जो इतिहासकार या साहित्यकार हैं वो लोग लिखते हैं जन्म और मरण दोनों साथ साथ हुआ इनका, यानी पैदा भी साथ, जवानी साथ में और मृत्यु भी साथ में हुई है। किसकी? चंद बरदाई की और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। देखिए दोस्तों, चंद बरदाई की यदि बात माने तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार जाता है उसे पकड़ लिया गया, बंदी बना दिया गया और उसको अंधा कर दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ लेकर गजनी चले जाते हैं। चंद बरदाई अपने दोस्त से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह सन्यासी का वेश लेकर गजनी चले जाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय से मिलने के लिए। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पूरा चंद बरदाई नहीं करते हैं, इसे पूर्ण किया था इनके पुत्र जलहन ने। दोस्तों, चंद बरदाई सन्यासी के वेश में जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को ये बताया कि सुल्तान आपके पास बंदी हिंदू राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। मोहम्मद गोरी ने कहा कि अंधा व्यक्ति एक कदम नहीं चल सकता और तुम शब्द भेदी बाण चलाने की बात करते हो। फिर भी चंद बरदाई के कथन की सत्यता की जांच के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया और चंद बरदाई की आवाज से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें पहचान लिया। चंद बरदाई ने बहुत ही प्रसिद्ध जो दोहा है, आप सभी को ध्यान होगा दोस्तों, बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, मोहम्मद गोरी मर जाता है। उसके बाद कहते हैं कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और खुद आत्महत्या कर ली। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल में है जबकि पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर में है। अभी हाल ही कुछ 1-2 वर्ष पूर्व शेर सिंह राणा आपके जो हैं चर्चा में रहे, जो कि उनकी अस्थियां लेकर हिंदुस्तान आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को काबुल से इंडिया लाने का क्रेडिट किसको दिया गया है? शेर सिंह राणा को दिया गया है। ये हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि इतिहास के एक अद्वितीय योद्धा और शासक माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नंबर 1 चंद बरदाई, जो कि उनके दरबारी कवि थे, रहा करते थे, चंद बरदाई थे। दोस्तों, जयानक थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है, वागीश्वर थे, ये लोग रहा करते थे। पृथ्वीराज चौहान के समय एक पृथक कला साहित्य विभाग की स्थापना भी हुई थी। अब पृथ्वीराज, इससे ये पता चलता है कि वो कला प्रेमी भी थे। तो इनके समय एक पृथक कला और साहित्य विभाग की स्थापना होती है जिसके प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ को माना जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इनके पद्मनाभ।
पृथ्वीराज के पास एक घोड़ा था। इसके घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। नाट्यरंभा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का घोड़ा माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ही हम पढ़ते हैं, इनके समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। अजमेर में ही उनकी वफात हो जाती है। दोस्तों, सूफी संत जो हैं उनकी मृत्यु की या संतों की मृत्यु के लिए शब्द क्या प्रयुक्त हो रहा है? वफात। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है, जो कि सांप्रदायिक एकता का प्रतीक स्थल माना गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए कई बार प्रश्न आए हैं, किस शासक के समय वो भारत आते हैं? तो दोस्तों, किस शासक के समय भारत आ रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में आते हैं। जयानक एक ऐसा कवि है, इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जयानक एक कश्मीरी पंडित थे। इन्होंने 3 शासकों को सेवा दी है। उसमें से एक थे विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, दूसरे रहते हैं सोमेश्वर और तीसरे रहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक यदि आपसे दोस्तों पूछा जाएगा तो स्मारक कहाँ लिखना है? इनका स्मारक अजमेर में है। छतरी पूछी जाए या समाधि, तो अपन को कहाँ लिखनी है? काबुल में लिखनी है। इतिहास में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच अनेक युद्धों का वर्णन लिखा गया है दोस्तों, जिसमें हम वीर महाकाव्य की बात मानते हैं तो लिखा गया कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया। सुरजन चरित्र की माने तो 21 बार और प्रबंध चिंतामणि की माने तो 23 बार इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।